Good morning, dear students. According to new syllabus of CBSE, in chapter 9, hereditary evolution, we will study only heredity now. ठीक है? क्योंकि evolution वाला जो portion है वो delete कर दिया गया है, वो एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है? इसके अलावा बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है. आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज भी दिया है, देख लेना. तो हम लोग जो स्टडी करेंगे आज वो हेरिडिटी, ओनली हेरिडिटी स्टडी करेंगे. इवोल्यूशन हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है. तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है हेरिडिटी में? हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ा है जेनेटिक्स का, हेरिडिटी क्या होती है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फादर ऑफ हेरिडिटी और फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, जो कि कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? वो है ग्रेगर जॉन मेंडल. मैंने आपको बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, he is known as father of genetics. क्यों? क्योंकि he performed a lot of experiments on garden pea plant in his monastery or in his garden and proposed various conclusions and principles or laws of inheritance or heredity. That's why he is known as father of genetics. ठीक है, स्टार्टिंग के जितने भी रूल्स थे वो सब मेंडल ने ही प्रपोज किए थे. तो मेंडल के वर्क को, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या पढ़ते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं. ठीक है, वर्क ऑफ मेंडल और एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल और कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स आर नोन एज मेंडलिज्म. तो मेंडल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा. जो मेंडल्स थे वो ऑस्ट्रिया कंट्री को बिलोंग करते थे. ठीक है, ऑस्ट्रिया से थे. ठीक है, और ऑस्ट्रिया में भी एक पर्टिकुलर जगह थी जिसको अब हम चेकोस्लोवाकिया के नाम से जानते हैं. ठीक, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स को हम लोग इनको बोलते हैं. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे किस पर? गार्डन पी पर. कौन सा प्लांट था जिसको चूज किया? गार्डन पी. गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पायसम सटाइवम. ये गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटाइवम. ठीक है, तो पायसम सटाइवम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे इन हिज गार्डन ऑफ मोनास्ट्री. ठीक है, एक्चुअल में मेंडल कौन थे? मॉन्क थे. क्या थे ये? मॉन्क, जिसको हम प्रीस्ट बोल देते हैं, पादरी बोल देते हैं हिंदी में. ठीक है, तो मॉन्क थे मेंडल कहाँ पर? मोनास्ट्री में. और मोनास्ट्री में ही ये स्टडी करते थे मैथमेटिक्स की और साइंस की और अदर सब्जेक्ट की. ठीक है, और उन्होंने वहीं के मोनास्ट्री का जो गार्डन था, ठीक है, वहां पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया. किस पर? गार्डन पी पर, पायसम सटाइवम पर. और जो जेनेटिक्स के इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रपोज किया. क्लियर? लेकिन मेंडल का जो वर्क था, मेंडल ने जो वर्क परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, उनसे सभी लोग सेटिस्फाई नहीं थे उस टाइम पर. ठीक है, कब की बात है ये बात है 80s की. ठीक है, 80s की बात है. तो सब लोग जो इनके कलीग थे या इनके अपोजिट थे वो इनसे क्या नहीं थे? सेटिस्फाई नहीं थे. इसीलिए मेंडल को फेम उस टाइम पर नहीं मिला था. क्लियर है? मेंडल को जो फेम मिला है, फेमस हुआ मेंडल, वो कब हुआ? आफ्टर हिज डेथ. आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके डेथ से पहले जब उन्होंने वर्क किया था तो जो लोग थे वो इनके क्या करते थे? उनके वर्क से सेटिस्फाई नहीं थे. बिकॉज he was a student of mathematics and he applied mathematics to solve problem of biology. ठीक है, इनहेरिटेंस किसी प्रॉब्लम है, बायोलॉजी का टॉपिक है, प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स को या स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था. इसलिए बहुत सारे लोगों ने इनको वर्क को क्या नहीं किया? एग्री नहीं किया इनसे. ठीक है ना,
इसके अलावा इनका जो वर्क था, इनके जो कंक्लूजन थे वो जो पब्लिश होते थे उस जर्नल में, जर्नल मतलब जो बुक में पब्लिश होता है वर्क, तो उसकी जो स्प्रेडिंग थी, पब्लिशिंग थी वो लिमिटेड एरिया तक थी। ठीक है, इसीलिए इनका जो है क्या वो हर किसी के पास नहीं पहुंच पाया। ठीक है, मेंडल जहाँ पर इनहेरिटेंस पर वर्क कर रहे थे उसी के टाइम के हैं हमारे जो ह्यूगो डी व्रीज है, सॉरी ह्यूगो डी व्रीज नहीं, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने आपको पता है इवोल्यूशन के बारे में बताया था और मेंडल ने किसके बारे में बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। बट दोनों एक ही टाइम के हैं, लेकिन बोथ आर अनअवेयर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, इनको एक दूसरे के वर्क के बारे में कोई भी पता नहीं था। ठीक है, अगर पता होता तो शायद मेंडल इनहेरिटेंस की थ्योरी प्रपोज ना करते, या फिर ऐसा हो सकता था कि डार्विन इवोल्यूशन की या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी प्रपोज ना करते। क्लियर? तो ये तो मेंडल की थोड़ी सी हिस्ट्री थी, समझ आया? तो इनके जो पेपर्स थे मेंडल के, एक सोसाइटी है ब्रून नेचुरल सोसाइटी, ब्रून नेचुरल सोसाइटी, इसमें पब्लिश किए थे मतलब में जर्नल मतलब इनके जो डेटा थे, इनका जो वर्क था इस बुक में, इस सोसाइटी के थ्रू उन्होंने पब्लिश किए। ठीक है, लेकिन इनको कोई भी फेम नहीं मिला। इनकी डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन कौन से, जिन्होंने क्या किया, इनका जो वर्क था, ठीक है, उसी को रीडिस्कवर किया। क्या किया? रीडिस्कवर, मतलब जो 3 साइंटिस्ट थे वो इंडिविजुअली अलग अलग अपने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उनको कंडक्ट कर रहे थे और सेम कंक्लूजन पर पहुंचे जहां पर मेंडल पहुंचे थे। मतलब जो मेंडल ने कंक्लूजन दिया था, मेंडल ने जो रिजल्ट प्रपोज किए थे, उन साइंटिस्ट को भी वही रिजल्ट ऑब्जर्व हुए। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल का जो वर्क था, मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किए थे उसी को रीपब्लिश किया। तो इस रीपब्लिकेशन को क्या बोलता है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो इसको अलग से टॉपिक भी हम बोल सकते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में क्या क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में 3 साइंटिस्ट हैं, एक तो है ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, एक है कार्ल कॉलिंस और एक है वॉन शेरमार्क। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉलिंस एंड वॉन शेरमार्क। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इंडिविजुअली अपने अपने प्लांट्स पर अपने अपने जो स्पेसिमेन है उस पर वर्क कर रहे थे, जेनेटिक्स का ही, इनहेरिटेंस का, और सेम कंक्लूजन पर पहुंचे जिस पर मेंडल पहुंचे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो मेंडल का वर्क था, ठीक है, उसको रीपब्लिश किया, ठीक है। तो इसी रिपब्लिकेशन को क्या बोलते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। अब क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट जो थे वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और इनका जो वर्क था वो वापस सेम कंक्लूजन पर पहुंचा जहां पर इसका था मेंडल का। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 18th में किए थे, 18th सेंचुरी में किए थे, वो अब तक भी क्या है, वो माने जाते हैं, लॉज फॉलो किए जाते हैं। इसी वजह से हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, मतलब जो पहले से चली आ रही है। ठीक है ना। तो ये तो था मेंडल के बारे में, मेंडलिज्म। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने वर्क प्रपोज किया या लॉज प्रपोज किए। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे वो हम जान लेते हैं। ठीक है ना। मेंडल ने, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा प्लांट चूज किया मेंडल ने, गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी को चूज किया और गार्डन पी में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इसीलिए उसको चूज किया। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो व्हाई मेंडल चूज गार्डन
पी। ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। वाई मेंडल चूज गार्डन पी, ठीक है। क्यों गार्डन पी में ऐसे क्या खास बात है कि मानवी ने उसको चूज किया, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, वो बेसिक टर्म्स यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। जो भी बेसिक टर्म्स मैंने आपको नोट्स में भेजे थे और समझाई भी थी, वो सब यूज होंगी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। तो मेंडल ने गार्डन पी को इसलिए सेलेक्ट किया क्यों, क्योंकि सबसे पहले गार्डन पी कैसा होता है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट होता है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट। ये क्या होता है प्योर ब्रीडिंग प्लांट? प्योर किसको बोलते हैं? प्योर उसको बोलते हैं जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। तो प्योर ब्रीडिंग प्लांट होता है मतलब कि इसमें हाइब्रिड नेचुरली नहीं मिलता है, हाइब्रिड प्लांट नेचुरली नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्योर ब्रीडिंग तो था और बाइसेक्सुअल भी था, बाइसेक्सुअल, ठीक है। प्योर ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग उसको बोलते हैं जिसमें या तो प्योर हो, डोमिनेंट हो, या प्योर होमोजाइगस हो, मतलब कि डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, कोई भी हाइब्रिड ना हो, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जो टॉल प्लांट होता है, टॉल, तो टॉल प्लांट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होमोजाइगस टॉल और एक हेटेरोजाइगस टॉल। मतलब एक तो ये वाला टॉल जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी, और एक ये वाला टॉल जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये होमोजाइगस टॉल है, प्योर प्योर और होमोजाइगस टॉल। ये कैसा है? ये प्योर नहीं है क्योंकि इसके पास एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये प्योर नहीं है, ये मिक्स हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो इसको बोलते हैं या तो हेटेरोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल। समझ आ रहा है? तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो गार्डन पीस कैसा होता है? नॉर्मली प्योर होमोजाइगस प्लांट होता है, मतलब जितने भी कैरेक्टर इसमें फाउंड होते हैं वो हाइब्रिड नाम के प्योर होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। अगर दोनों कैपिटल टी फॉर्म में है, मतलब दोनों एलील डोमिनेंट फॉर्म में है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, और फॉर एग्जांपल दोनों स्मॉल लेटर में है तो होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे। ये भी प्योर है क्योंकि इनमें भी दोनों एलील जो है जीन के सेम है। मैंने आपको बताया था जीन क्या होता है? जीन इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और अ प्रोटीन, ठीक है। और जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलील। तो ये दो क्या है? एलील आपस में, ठीक है। अब दोनों सेम है तो होमोजाइगस एलील, ये भी होमोजाइगस एलील, और अगर दोनों डिफरेंट है तो ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, हेटेरोजाइगस है, क्लियर। तो ये आपको बताना जरूरी है कि जो दोनों एलील एक जैसे होते हैं उसको बोलते हैं प्योर या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, प्योर ब्रीडिंग प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। और अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड प्लांट। प्लांट हो एनिमल हो कोई भी हो सकता है, ठीक। तो ये था हमारे पास प्योर और हाइब्रिड के बारे में। हम बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल के बारे में। जैसे कि आपने चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। या हम बात कर सकते हैं प्लांट दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन, बाई का मतलब टू और सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बोथ सेक्सेस या सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विद इन सेम फ्लावर और सेम प्लांट, ठीक है। मतलब अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर ये कार्पेल या पिस्टिल और ये स्टेमन, तो ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। और ये वाला कौन सा पार्ट है?
फीमेल पार्ट, तो दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल। और अगर ये अलग अलग हो, मतलब एक फ्लावर में ओनली पिस्टल हो तो यूनिसेक्सुअल, और सिर्फ क्या हो स्टेम हो तो भी यूनिसेक्सुअल। बट यहाँ पर पी प्लांट में दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इस फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके जो पोलन होंगे, पोलन मेल गैमेट वो इसी के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है नेचुरली, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट ऑफ सेम प्लांट और सेम फ्लावर और सेम स्पीशीज, ठीक है, उसको क्या बोलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट का मेल गैमेट है, उसी प्लांट का फीमेल गैमेट होगा, उससे फ्यूज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ रिप्रोडक्शन या सेल्फ पॉलिनेशन, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो जिस जीनोटाइप का मेल है उसी जीनोटाइप का फीमेल है, मतलब मेल, क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो हर सेल में सेम नहीं होंगे, हर सेल में सेम क्रोमोसोम होंगे एक ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा, ठीक है, हमारे हर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम होता है 46 या 23 पेयर्स, और गैमेट में उसका हाफ हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही पी प्लांट में जितने क्रोमोसोम होता है हर सेल में सेम होता है, तो इसी का मेल गैमेट इसी के फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, कोई भी नए कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। तो जो नया प्लांट बनेगा वो प्योर प्लांट बनेगा या पेरेंट प्लांट के जैसा बनेगा, हाइब्रिड नहीं बनेगा। समझ आया? तो ये तो था हमारे पास कि वो बाइसेक्सुअल होता है। थर्ड आता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन मैं आपको बता चुका कि बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब फोर्सिबली इंड्यूस करा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा मेंडल ने कैसे इंड्यूस किया था, बट नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, या फिर से हम कुछ उदाहरण करेंगे। मैंने आपको बताया कि नेचुरली क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस किया। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब मेल गैमेट किसी दूसरे प्लांट का हो और फीमेल गैमेट इस वाले प्लांट का हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इंड्यूस्ड इन गार्डन बी प्लांट व्हिच इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए मेंडल ने कुछ टेक्निक यूज की। ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को जिसको इंड्यूस करना पड़ेगा, तो या तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या बोलते हैं इंड्यूस्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, याद रखना आपको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ टेक्निक यूज की जाती है। सबसे पहले टेक्निक जो है मैं बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंड्यूस कैसे किया मेंडल ने कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो इसमें आता है इमैस्कुलेशन, एक टेक्निक होती है इमैस्कुलेशन। ये मैंने टर्म्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें भी आपको इमैस्कुलेशन बताया था। टेक्निक होती है बैगिंग, बैगिंग और, ठीक है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है जैसे ये मेल पार्ट है इसका, ये क्या होता है मेल पार्ट स्टेम और ये फीमेल पार्ट है कार्पेल, ठीक। तो इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर, ये क्या है एंथर, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम गार्डन पी प्लांट या ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव
इसको सीजर से काट देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेस्कुलेशन। सीजर से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट दो, मतलब ये वाला जो फर्टाइल पार्ट है, मेन फर्टाइल पार्ट, इसको रिमूव करना होता है आपको दोनों साइड से, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन, जिसमें कि मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब फीमेल जो पार्ट है, अब क्योंकि मेल पार्ट हमने रिमूव किया तो इसका मेल गैमेट इससे फ्यूज नहीं हो पाएगा, क्लियर, क्योंकि हम क्रॉस पोलिनेशन को इंड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी अनवांटेड पोलन इससे फ्यूज हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं प्लास्टिक बैग से। प्लास्टिक बैग क्या कर देंगे, प्लास्टिक बैग से फीमेल पार्ट को, कार्बन को कवर कर देते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोल देते हैं, बैगिंग, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग करते हैं। बैगिंग करने के बाद में क्या होता है, जब हमें अपना जो डिजायर्ड, मतलब जिस मेल पॉलन से, मेल गैमेट से हम लोग इसको फ्यूज करना चाहते हैं या इंड्यूस करना चाहते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, तो वो पॉलन हम लाके यहाँ पर डस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इसको, डिजायर्ड पॉलन। डिजायर्ड पॉलन को डस्ट करेंगे तो ये जो पॉलन है वो किसी दूसरे प्लांट के होंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। तो ये पॉलन ग्रेन से फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे। कैसा प्लांट, हाइब्रिड प्लांट, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या इंड्यूस्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इंड्यूस्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो फोर्थ कैटेगरी हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इंड्यूस्ड इन नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। समझ आया, ये बाद में करूंगा। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन। मेंडल ने गार्डन बी को इसलिए भी चूज किया था क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, मतलब कि 3 मंथ होता है। इट मींस 3 मंथ के बाद हमको एक प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन की नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो पी प्लांट में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि कम टाइम में हमें नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट इज अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या है, पी प्लांट में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जिनकी ऑल्टरनेट फॉर्म भी अवेलेबल होती है। कंट्रास्टिंग मतलब जो एक दूसरे से कंट्रास्ट करे, अपोजिट हो, जैसे टॉल ड्वार्फ, हाइट के लिए टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर का कलर वायलेट और पर्पल या फिर वाइट। तो इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे क्राइटेरिया बाय विच मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। So there are 7 characters in pea plant chosen by Mendel। 7 characters हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा बेसिक समझना पड़ेगा जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ है भी हमारे कैरेक्टर्स chosen by Mendel in pea plant। तो बहुत सारे कैरेक्टर थे जिनको 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसकी 2 फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट फॉर्म, एक रिसेसिव फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है, ठीक
ठीक है। जो मेरी हाइट है वो एक कैरेक्टर है, सभी की हाइट होती है, लेकिन किसी की हाइट टॉल होती है, किसी की ड्वार्फ होती है। समझ आया? कोई मुझसे टॉल होगा तो कोई मुझसे ड्वार्फ होगा। क्लियर? तो जो हाइट है, हाइट का जो मेजरमेंट है वो है कैरेक्टर, लेकिन इसकी जो दो फॉर्म आ रही है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, वो क्या है? कैरेक्टर की दो डिफरेंट फॉर्म। तो डिफरेंट फॉर्म को क्या बोलते हैं? ट्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेट। क्लियर? कैरेक्टर की डिफरेंट क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं या ट्रेट होते हैं। समझ आया? अब हम लोग पढ़ लेंगे एक टेबल के अकॉर्डिंग। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे और उनकी डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म क्या होती है, ठीक है। मतलब जो ज्यादा एक्सप्रेस होती है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जो कम एक्सप्रेस होती है उसको रिसेसिव बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो देयर आर 7 कैरेक्टर्स चूजन बाय मेंडल। तो फर्स्ट इज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट या हम बोल सकते हैं स्टैम की हाइट, ठीक। यहां पर हम लेंगे कैरेक्टर्स, ठीक। यहां पर डोमिनेंट ट्रेट, एंड यहां पर रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। मतलब कैरेक्टर की दो फॉर्म होंगी, एक तो डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास प्लांट हाइट। प्लांट हाइट, हाइट जो है एक पैरामीटर होता है, कोई कैरेक्टर होता है, लेकिन हाइट किसी की टॉल होती है, किसी की ड्वार्फ होती है, जैसे कि आपको पता है। तो डोमिनेंट को मैं यहाँ पर लिखा हूँ इस पिंक चौक से और रिसेसिव को लिखूंगा ब्लू चौक से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले कौन से हैं? पिंक वाले। तो प्लांट की हाइट अगर टॉल है वो कौन सा कैरेक्टर है? अगर प्लांट की हाइट टॉल है तो वो ट्रेट कौन सा है? डोमिनेंट। समझ आ रहा है? टॉल कौन सा था? डोमिनेंट ट्रेट। अगर प्लांट की हाइट ड्वार्फ है या शॉर्ट है, ड्वार्फ या फिर शॉर्ट है, तो वो कौन सा ट्रेट है? हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर? प्लांट की हाइट के दो फॉर्म हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल डोमिनेंट ट्रेट होता है, ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर, ठीक है। फ्लावर का जो कलर होता है पी प्लांट में वो पर्पल या वायलेट बोल सकते हैं, इनमें से कोई सा बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो डोमिनेंट ट्रेट होता है। अगर पर्पल या वायलेट फ्लावर है पी प्लांट में तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर व्हाइट फ्लावर है, कैसे है? व्हाइट फ्लावर है तो वो एक रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम फ्लावर की पोजीशन पर। फ्लावर पोजीशन मतलब जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर फ्लावर की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। कि फ्लावर या तो लास्ट में प्रेजेंट है या एंगल पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट फॉर्म होती है वो होती है एक्सियल। एक्सियल, एक्सियल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्लांट है, ठीक है। तो अगर फ्लावर इसके एंगल बनाने हैं, भाई एंगल बन गया, तो यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल। और अगर लास्ट में फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलेंगे? टर्मिनल, जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है। समझ आया? ये एक्सियल है डोमिनेंट, ये टर्मिनल है रिसेसिव। तो कितने हो गए हमारे पास? 3। नेक्स्ट आते हैं हम सीड पर। सीड कलर, जो पी प्लांट का जो सीड होता है उसका कलर कैसा होता है? डोमिनेंट कौन सा होता है? रिसेसिव कौन सा होता है?
नेक्स्ट आता है हमारे पास सीड शेप। तो सीड शेप में राउंड सीड अगर आता है हमारे पास तो वो होंगे डोमिनेंट, और अगर रिंकल्ड आते हैं तो वो है रिसेसिव। राउंड रिंकल क्या होता है? रिंकल्स को बोलते हैं अगर सीड की शेप इस टाइप की है, ठीक है, प्रॉपर वो क्या नहीं है, राउंड नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिंकल। और राउंड कैसा होता है? राउंड ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेड बोल सकते हैं हम लोग, कैरेक्टर ना बोल के ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो ये थी सीड की शेप। नेक्स्ट आता है पोड कलर या पोड शेप। 6 पोड कलर। पोड किसको बोलते हैं? जिसमें जो सीड प्रेजेंट होते हैं, पी प्लांट की जो पोड होती है, फली होती है, जहां से हम सीड को निकालते हैं, उसको बोलते हैं पोड, ठीक है। तो पोड का कलर अगर ग्रीन है तो ये डोमिनेंट होता है, और अगर ये येलो हो जाता है तो ये रिसेसिव ट्रेड है, ठीक है। लास्ट पोड शेप, 7th कैरेक्टर पोड शेप। पोड की शेप कैसी होती है? अगर पोड फुल्ली, ठीक है, राउंडेड सीड प्रेजेंट है उसके अंदर, तो कैसी होती है? एकदम फुल दिखाई देती है हमें, ठीक है। और अगर उनमें कुछ रिंकल्ड सीड होते हैं या पिचके हुए सीड होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, जो बिल्कुल चिपकी हुई होती है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड होती है, उसको बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो पोड शेप में हम इन्फ्लेटेड टर्म यूज करते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी सी वो है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फुल, ठीक है। अगर फुल है पोड शेप मतलब के वेल डेवलप है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फुल या इन्फ्लेटेड, जो कि डोमिनेंट ट्रेड है। और अगर ये कंस्ट्रिक्टेड है मतलब श्रिंक हुई है, जैसे श्रिंक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव ट्रेड। तो ये 7 हमारे पास क्या है, कैरेक्टर्स हैं, जिनको मेंडल ने चूज किया था पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उनकी डोमिनेंट फॉर्म ये है और रिसेसिव फॉर्म ये है, और कैरेक्टर ये होता है। तो आपको सबको पता लग गया कैरेक्टर की 2 फॉर्म है, एक डोमिनेंट फॉर्म, एक रिसेसिव फॉर्म। हर कैरेक्टर की 2 फॉर्म होती है हमारे अंदर, क्लियर? हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये तो था हमारे पास क्या, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर चूज किए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए, ठीक है ना।